नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट रेणु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का एक कहानी, यह भी कहानी के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो लेखिका के व्यक्तित्व पर दो लोगों का प्रभाव पड़ा। उनके पिताजी का प्रभाव, लेखिका के जीवन में पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा जिससे उसके मन में हीनता की ग्रंथि बन गई, जिससे वह कभी उबर नहीं पाई। यह कुंठा लेखिका के मन को और आत्मविश्वास को हिला करके रख देती थी। पिताजी ने ही उसमें देश प्रेम की भावना जगाई थी। दूसरा जो प्रभाव है वो शीला अग्रवाल, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल ने साहित्य और अपनी जोशीली बातों से लेखिका की अंकुरित देश प्रेम की भावनाएं विस्तृत शाखाओं के रूप में फैले विशाल वृक्ष जैसी बन गई और चल पड़ी वह आंदोलन के रास्ते पर। परिणाम यह हुआ कि हड़ताल, भाषण आदि में उनका ही नेतृत्व रहने लगा। अगला प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस लेसन से ये। पिताजी के विचार में रसोई तक लड़की को सीमित कर देना चाहिए, उनकी प्रतिभा को कुंठित कर देना चाहिए, जिसमें रह करके अपनी प्रतिभा के प्रयोग का अनुकूल समय नहीं मिलता है। इसीलिए पिताजी नहीं चाहते थे लेखिका रसोई तक सीमित रहे। पिताजी की दृष्टि में रसोई एक ऐसा भटियार खाना है जहां भट्टी सुलगती रहती है, किसी न किसी के लिए कुछ बनता रहता है। वहां काम करते हुए योग्यता के अनुकूल कार्य करने सोचने का समय नहीं मिल पाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न आंखों पर विश्वास हो पाया न कानों पर। लेखिका के पिता को एक पत्र मिला जिसमें प्रिंसिपल ने मन्नू के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर उसके पिताजी नाराज हुए थे और पिताजी को जब पता चला कि कॉलेज में बेटे का बहुत प्रभाव है, सारी लड़कियों पर इतना रोब है कि उसके बिना लड़कियां क्लास में भी नहीं जाती, प्रिंसिपल को कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। यह जानकर पिताजी गौरवान्वित हो उठे। यह सब सुनकर के लेखिका आश्चर्यचकित रह गई। अगला प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखिका के पिताजी से लेखिका को घर की चारदीवारी में रख करके देश और समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, किंतु एक निश्चित सीमा तक। वे नहीं चाहते थे कि वह आंदोलनों में भाग ले, हड़ताल कराए या लड़कों के साथ सड़क नापती फिरे। किंतु लेखिका ने यह सब किया जो लेखिका के पिताजी नहीं चाहते थे। फलस्वरूप वैचारिक टकराहटें बढ़ी। लेखिका के लिए अब स्वीकार नहीं कि पिताजी की उसकी स्वतंत्रता की सीमाओं को इतना संकुचित कर दे जिसमें घुटन हो, अतः दोनों में टकराहट बढ़ गई। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। स्वाधीनता आंदोलन के समय लोगों में इतना उत्साह था कि ऐसे माहौल में घर बैठना संभव नहीं हो रहा था। इसी समय प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से लेखिका को प्रेरणा मिली। देश प्रेम की भावनाओं ने जो पिताजी की भागीदारी से स्थान बना लिया था, वे भावनाएं फूट पड़ी और चल पड़ी उसी आंदोलन की राह पर। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान किया। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह
वहाँ जा जा करके हड़ताल करवाता था, जगह जगह भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, हड़तालें करवाना आदि लेखिका अपनी सक्रिय आदि में लेखिका ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई भाई। अगला प्रश्न है, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाने जैसा खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के साथ साथ उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है भाई ये, लेकिन कर लेते हैं हम इसे। यद्यपि लेखिका लड़कों वाले खेल खेलती थी, लड़कों के साथ खेलती थी, तथापि उसका दायरा सीमित था। परिवार और परिवार से हट करके पड़ोस, जो परिवार का ही हिस्सा होता था, पड़ोस तक फैली हुई घर की चार दीवारी से बाहर नहीं होता था। आज परिस्थितियां पूर्णतः भिन्न हैं, पड़ोस से बिल्कुल भिन्न हैं, कटी हुई हैं। हाँ, पड़ोस से दूर, माता पिता की दृष्टि से दूर लड़कों के साथ खेल सकती हैं, गिल्ली डंडा नहीं, अन्य खेल, ये खेल उस संस्कृति से भिन्न हैं। आज लड़कियों प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलती हैं, जिसके लिए परिवार प्रोत्साहित करता है। परिणाम यह है कि लड़कियां खेल के क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं। टेनिस टेबल, हॉकी, दौड़ आदि खेलों में बिना किसी संकोच के रुचि ले रही हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। भाई, पड़ोस कल्चर मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। आदर्श के जितने मानदंड होते हैं वे प्राय पड़ोस की देन होते हैं। परस्पर समूह का बोध पड़ोस से ही होता है। सहानुभूति और सहयोग की भावना का उदय पड़ोस से होता है। बड़ी से बड़ी विपन्नावस्था यानी गरीबी की अवस्था में मनुष्य धैर्य बनाए रखता है, क्योंकि पड़ोस उसे टूटने नहीं देता, निराश नहीं होने देता। कोई व्यक्ति अकेले होने का अनुभव नहीं करता है। इसके विपरीत महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने लोगों को पड़ोस की संस्कृति से अलग कर दिया है। वह अकेला है, असुरक्षित है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि फ्लैट में परिवार के साथ रहते हुए भी अपने बंद कमरे तक सीमित हो गया है। व्यस्तता इतनी है कि सामान्य बातें, कुशलता पूछने जैसी परंपरा को भी भूलता जा रहा है। अतः वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि पड़ोस संस्कृति अपेक्षाकृत फ्लैट संस्कृति से अच्छी थी। मनुष्य में सर्वांगीणता विकास में पड़ोस की जितनी भूमिका होती है, यानी मनुष्य के सर्वांगीण विकास में पड़ोस की जितनी भूमिका होती है उतनी अन्य किसी की नहीं होती है। कुछ अन्य हल प्रश्न है भाई, देखिए ये भी करते हैं। इंदौर में लेखिका के पिता खुशहाली के दिन जी रहे थे। लेखिका के पिता के खुशहाली भरे दिनों को स्पष्ट कीजिए। इंदौर में लेखिका के पिता की प्रतिष्ठा थी, नाम था, सम्मान था। कांग्रेस के साथ साथ सुधार कार्यों से जुड़े हुए थे। शिक्षा के नाम पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, बल्कि 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख करके पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई आज अच्छे पदों पर हैं। उनकी उदारता के खूब चर्चे प्रसिद्ध थे। लेखिका के पिता का स्वभाव शक्की हो गया। इस पर शक का परिवार पर क्या असर पड़ा? भाई, लेखिका के पिता का स्वभाव इसलिए शक्की हो गया था क्योंकि उन्होंने जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया था, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। इतना ही नहीं, उनके अपनों ने भी उनके विश्वास पर चोट पहुंचाई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि वे परिवार के सदस्यों को भी शक की दृष्टि से देखते थे और उनके क्रोध का शिकार परिवार वालों को होना पड़ता था। लेखिका अपने भीतर अपने पिता को किन किन रूपों में पाती है? लेखिका के व्यक्तित्व के विकास में उनके पिता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही रूपों में योगदान है। लेखिका आज अपने विश्वास को
जो खंडित पाती है उसकी व्यथा के नीचे उसके शक्की स्वभाव की झलक दिखाई पड़ती है। इसके अलावा उसके पिताजी उसके भीतर कुंठा के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में और कहीं प्रतिछाया के रूप में विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, लेखिका अपने ही घर में हीन भावना का शिकार हो गई क्यों? भाई लेखिका बचपन में काली दुबली पतली और मरियल सी थी। इसके विपरीत उसकी 2 साल बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख थी। लेखिका के पिता को गोरा रंग पसंद था। वे बात बात में लेखिका की तुलना उसकी बहन से करते और उसे हीन सिद्ध कर देते थे। इससे लेखिका के मन में धीरे धीरे हीनता की ग्रंथि पनपने लगी और वह हीन भावना का शिकार हो गई। अगला प्रश्न है, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ, अथवा लेखिका में घर में लेखिका के व्यक्तित्व को सकारात्मक विकास कब शुरू हुआ? अपने घर में लेखिका के व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास उस समय शुरू हुआ जब उसकी बड़ी बहनों का विवाह हो गया और उसके भाई घर से बाहर अर्थात कोलकाता पढ़ाई करने चले गए। अब पिताजी ने उनके व्यक्तित्व पर ध्यान देना शुरू किया। वे उसे रसोई में न भेज करके उन बैठकों में उठने बैठने के लिए प्रोत्साहित करते थे जहां राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चाएं होती थी। अगला प्रश्न है भाई, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण वह अपनी माँ को आदर्श नहीं बना सकी। लेखिका की माँ ने अपने आप को परिवार की भलाई में समर्पित कर दिया था। उनका अपना कोई व्यक्तित्व न था। वे बच्चों की उचित अनुचित मांग को पूरा करते हुए तथा पति के अत्याचार को सहन करते हुए जी रही थी। इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से लेखिका उन्हें अपना आदर्श नहीं बना पाई। वे अनपढ़ थी, उनका अपना कोई व्यक्तित्व न था, उनका त्याग मजबूरी में लिपटा हुआ था। अगला प्रश्न है, लेखिका का अपने पिता के साथ टकराहट क्यों चलता रहता था और यह टकराहट कब तक चलता रहा? पीछे आ भी चुका है अभ्यास के प्रश्नों में, एक बार फिर से कर लेते हैं। लेखिका का अपने पिता के साथ इसलिए टकराव चलता रहा क्योंकि लेखिका के पिता विशिष्ट बनाना तो चाह रहे थे, परंतु वे लेखिका की स्वतंत्रता घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मन्नू सड़कों पर नारे लगवाए, लड़कों के साथ हड़तालें करवाए और दुकान बंद करवाती और सड़कों पर भाषण देती फिरे। उनके पिता के साथ उनका यह टकराव राजेंद्र से शादी होने तक चलता रहा। 10वीं के बाद लेखिका द्वारा पुस्तकों का चयन और साहित्य चयन का दायरा कैसे बढ़ता चला गया भाई? लेखिका 10वीं कक्षा तक लेखकों को चुनाव के बिना, उनकी महत्ता समझे बिना पढ़ा करती थी, क्योंकि साहित्य संबंधी उनकी समझ विकसित नहीं हुई थी। जब वह वर्ष 1945 में फर्स्ट ईयर में आई और हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ तो उन्होंने स्वयं पुस्तकें चुन करके उसे दी और साल 2 साल बाद बीतते कि दुनिया शरतचंद्र प्रेमचंद से आगे बढ़कर जैनेन्द्र अजय यशपाल और भगवती चरण वर्मा तक पहुंच गई। इस तरह उनका दायरा है भाई वो बढ़ता गया। अगला प्रश्न है भाई, लेखिका ने कौन कौन से उपन्यास पढ़े, उपन्यासों पर उनकी क्या क्या प्रतिक्रिया रही? उपन्यासों की दुनिया में कदम रखते ही उसे जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास सुनीता अच्छा लगा। उसके छोटे छोटे वाक्यों की शैली ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने आगे का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जिसे वह एक बार में नहीं समझ सकी। नदी के द्वीप उसे इतना अच्छा लगा कि वह शेखर को फिर से पढ़ गई। इसी क्रम में उसने जैनेन्द्र का त्याग पत्र और भगवती बाबू का चित्रलेखा भी पढ़ा जिस पर उसने शीला के साथ बहसें की। अगला प्रश्न है भाई, प्रिंसिपल के बुलाए पर लेखिका के पिता कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, वहाँ ऐसा क्या हुआ कि वे खुश होकर के लौटे? पीछे आ चुका है प्रश्न भाई। लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने अनुशासनहीनता की शिकायत करते हुए पत्र भेजा। पत्र पाकर उसके पिताजी आग बबूला होते हुए कॉलेज गए। वहाँ प्रिंसिपल ने बताया कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर मन्नू का रोब है, उसके एक इशारे पर वे बाहर आ जाती हैं, इसे कक्षाएं चलाना मुश्किल हो गया है।
यह सुनकर उनके पिता खुश हुए। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, यह सारे देश की पुकार है। इसके लिए के बाद वे खुशी खुशी घर लौटे। अगला प्रश्न है भाई, देश की राजनीतिक गतिविधियों में युवा वर्ग का अपना योगदान किस तरह से दे रहा था। भाई 1942 में के आसपास युवा वर्ग देश की राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा था। यह वर्ग अपने साथियों या नेताओं की पुकार पर कॉलेज से बाहर आ जाता, हड़तालों में भाग लेता था, नारेबाजी करवाता था, जुलूस प्रदर्शन करता था तथा प्रभात फेरियां निकलवाने में मदद करता था। इसके अलावा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें भी बंद करवाता था। इसमें युवा वर्ग का खून लावा बन गया था। 1947 में लेखिका को कौन कौन सी खुशियां मिली भाई, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण खुशी क्या लगी। 1947 में लेखिका को मुख्य रूप से 2 खुशियां मिली। पहले की 3rd ईयर की कक्षाएं शुरू करवाना, दूसरी उसका पुणे कॉलेज जाना, और तीसरी देश को मिली आज़ादी। वर्ष 1947 में कॉलेज वालों ने 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके अनुशासनहीनता फैलाने वाली लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश निषिद्ध कर दिया था और शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया। पर मन्नू और अन्य लड़कियों ने बाहर से इतना शोर मचाया कि उन्हें अगस्त में 3rd ईयर कक्षाएं फिर से शुरू करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुशी मिली, क्योंकि इसका इंतजार सारे देश को था। एक कहानी यह भी का प्रतिपाद्य उद्देश्य भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक कहानी यह भी पाठ में लेखिका मन्नू भंडारी ने के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के अतिरिक्त उनके पिता और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व उभर करके सामने आया है। उनके व्यक्तित्व का असर लेखकीय व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ एक साधारण सी लड़की के असाधारण बनने तथा वर्ष 1946-47 की आज़ादी की आंधी में जोश और उत्साह में भागीदारी निभाने का वर्णन हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये हमने किए इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए पाठ के साथ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विषय को समय अनुसार करते रहिए। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।